नमस्ते बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए समझते हैं क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल टर्म का क्या मतलब है? कंट्रोल टर्म को हम अगर डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो एक शब्द में इसको बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग ये एक प्रकार की क्रिया है जिसमें आप किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से। मीन्स इसको ऐसे चलना है, इसके लिए आप उसको गाइडलाइन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको अपने प्रभाव या अपने इन्फ्लुएंस से उसको इस तरह से होना चाहिए, उसको उस दिशा में मोटिवेट करें या रूल के द्वारा उसको उस दिशा में धकेलते हैं। इस तरह का जो एक्शन होता है उस एक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है? एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग एनीथिंग या समथिंग। तो यहाँ आपकी बॉडी में किस चीज को कंट्रोल करेंगे? जो बॉडी में प्रोसेस होती हैं, बॉडी प्रोसेसेस हुआ, बॉडी पार्ट्स हुए, बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी के पार्ट्स या जो बॉडी में चलने वाली प्रोसेस है, यहाँ तक कि जो सेल के अंदर होने वाली जितने भी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस भी एक दूसरे से कंट्रोल होती हैं। तो जो प्रोसेस होती है, जो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल के द्वारा भेज करके सूचनाएं देते हैं और इसी सिग्नलिंग के द्वारा वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। मीन्स इस कंट्रोलिंग के लिए सिग्नल एक चीज आवश्यक है। अब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को हम बोल सकते हैं स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनी चेंज, किसी भी परिवार का, किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो नेचर में हो रहा हो, बाहर इन्वायरमेंट में हो, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ही सेल के अंदर हो। ऐसी चीजें जो परिवर्तित हो रही हैं, किसी भी परिवार का, जो किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है, चाहे इंटरनल कंडीशन में हो, जो एक स्थिर कंडीशन है, उस कंडीशन से जैसे ही वो बदलता है तो वर्क एज स्टिमुलस, उसी को हम स्टिमुलस भी कहते हैं। अब ये स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो गया? सिग्नल हो गया कि ब्लड में शुगर बढ़ रहा है, ये एक स्टिमुलस हो गया। इस शुगर को हमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिग्नल बनता है, सेंस ये पहुंचता है, सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, ब्रेन रीड करता है वहां पर कि कितना अमाउंट ब्लड में शुगर का है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए सिग्नल देता है, और वो हार्मोन जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन जो कि सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज को आदेश देता है सिग्नल के रूप में कि भाई तुम इंसुलिन सिक्रीट करो। इस तरह से वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है ब्लड में। फिर ब्लड में जैसे ही इंसुलिन आता है वो जाकर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की सेल को संकेत देता है और सभी सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर लेती हैं। सॉरी। इस तरह से जो सिग्नल का मूवमेंट हो रहा है, कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग प्रोसेस। इस तरह से हम सिग्नल के द्वारा किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। ये कंट्रोल करने का क्या हुआ? एक तरीका हुआ। ठीक। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपकी बॉडी जो फंक्शन करती है वो लाइफ है जो कि आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। इस लाइफ प्रोसेस को चलने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब मैक्सिमम पर जाकर के एक दूसरे के साथ जब जिसको जो काम करना है उस समय उस काम को कर सके, इस तरह से कोऑर्डिनेशन होना, सूचनाएं एक दूसरे को होना, सभी एक साथ काम करें जिससे कि मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ सबका रिजल्ट आए। इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। और ये कंट्रोल जब एक दूसरे को सूचनाएं दी जाती हैं तो उसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्या है? कोऑर्डिनेशन है। या कोऑर्डिनेशन को हम दूसरी भाषा में समझना चाहे तो कह सकते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। किस चीज को व्यवस्थित करेंगे? सूचनाओं को, कंट्रोल को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे जिससे कि सभी चीजें एक दूसरे के साथ इफिशिएंटली वर्क करें। ठीक है ना? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी किसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा? दैट इज कंपोनेंट ऑफ बॉडी। मीन्स जो आपकी बॉडी है, बॉडी के जो कंपोनेंट हैं या सेल के अंदर इस कोऑर्डिनेशन को आप देखना चाहेंगे। जितनी भी प्रोसेस चलती हैं उन सभी प्रोसेस को, मीन्स जो रिएक्शंस वगैरह चलती हैं वो सभी रिएक्शंस एक दूसरे के साथ कंट्रोल होती हैं। तो वहां पर हम लिख सकते हैं कंपोनेंट की जगह कंपोनेंट एंड ऑल द प्रोसेसेस। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस या वे जिससे कि हम बॉडी के कंपोनेंट्स या ऑल जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। किस तरह से कंट्रोल करते हैं? जिससे कि दे वर्क टुगेदर। ये ऑर्गेनाइजेशन ही, ये प्रोसेस इसीलिए हो रही थी कि जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो सके। तो ये क्या करेंगे? टुगेदर फंक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ फंक्शन करेंगे और पूरी तरह से अच्छे से या कह सकते हैं इफिशिएंटली ये फंक्शन कर सकें। वर्क टुगेदर प्रॉपरली, एक दूसरे के साथ मिलकर के वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इस तरह से प्रोसेस ऑर्गेनाइज की जाए तो यह प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो कहा जाएगा, इसको हम एक टर्म देंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच all the components of the body and all the processes of the body are work together properly, work together properly। अब ये properly का क्या मतलब है? they work efficiently। efficiently means जो वर्क का रिजल्ट है वो क्या हो? रिजल्ट है वो मैक्सिमम हो। रिजल्ट क्या होगा? मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह से हमको ऑर्गेनाइज करना है। जितने भी कंपोनेंट्स आपकी बॉडी के हैं, जितने भी आपकी बॉडी में प्रोसेस चलते हैं, वो सभी प्रोसेस मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ काम करें। और इस मैक्सिमम इफिशियंसी को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी तक सूचनाएं समय पर प्रॉपरली पहुंच सकें। अगर ये समय पर सूचनाएं प्रॉपरली पहुंचेगी तभी ये सभी प्रॉपर वर्क साथ साथ कर पाएंगे। मीन्स इनकी जो हार्मोनी है, एक साथ काम करना, ठीक है, एक जैसी स्थिति बनी रह सकती, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सूचना समय पर पहुंचे। और ये सूचना समय पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। सिग्नल्स को टाइम से पहुंचाना सभी पार्ट तक, ये क्या कहलाता है? सिग्नलिंग जो होती है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को समझेंगे और डिटेल में। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो प्रकार का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। अर्थात कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो एक प्रोसेस है, कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में हो रहा है, यह है प्रोसेस हमारी शरीर में दो प्रकार के सिस्टम्स के द्वारा किए जाते हैं। एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। तो सिस्टम आप जानते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ पार्ट which contain various types of organ tissues।
तो सीधी सी बात है कि नर्वस सिस्टम में भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स और सिस्टम्स विभिन्न प्रकार के टिश्यूज पाए जाएंगे। तो जो हमारी बॉडी का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, इसमें जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या कह सकते हैं CNS, जिसमें मेजर पार्ट्स हैं ब्रेन। दूसरा मेजर पार्ट है इसमें स्पाइनल कार्ड। दूसरा पार्ट है इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, आगे पढ़ा जाएगा इसके बारे में डिटेल में, PNS। और इन सभी चीजों का निर्माण बनाने वाला कोई ना कोई टिश्यू होगा, क्योंकि बोला गया अगर सिस्टम बन रहा है सिस्टम ऑर्गन से बनेगा, तो ऑर्गन निश्चित रूप से किसी न किसी विशेष प्रकार के टिश्यू के द्वारा निर्मित होगा। इन टिश्यू को हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू। अब ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसका मतलब है किसी स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा निर्मित होंगे। सभी नर्वस टिश्यू किसी न किसी पेक्यूलियर या जिसमें विशेष स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि आपने टिश्यू डेफिनेशन पढ़ी है। टिश्यू की डेफिनेशन में क्या आपने पढ़ा था? These are the aggregation of cells which have specialized for doing a specific work। तो ये स्पेसिफिक वर्क जो करने वाला है, स्पेसिफिक वर्क यहाँ पर क्या है? सिग्नल को पहुंचाना, सूचनाओं को पहुंचाना और कंट्रोल करना। कंट्रोल इस तरह से करना कि पूरी बॉडी जो है एक साथ वर्क करे और हार्मोनी में रहे। क्या रहे? हार्मोनी में रहे। ठीक है, पूरी बॉडी की हार्मोनी बनी रहे, उसके लिए सिग्नल और कंट्रोल का काम करना है। और ये टिश्यू करता है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, तो वो टिश्यू में स्पेशलाइज्ड सेल होगी। उस सेल का नाम है नर्वस सेल, नर्व सेल। नर्व सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो आज का जो टॉपिक है वो है नर्व सेल, न्यूरॉन। ठीक, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम है, निश्चित रूप से इसमें भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स और सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो इसमें भी जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन या पार्ट्स हैं उसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें हो जाएंगे सबसे पहला इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। और इस इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड विभिन्न प्रकार के टिश्यूज के द्वारा निर्मित होते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन सिग्नल का काम करता है और ये जाकर के बॉडी की हार्मोनी को बनाए रखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मेजर दो कंपोनेंट्स के बारे में हमको पढ़ना होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि इसके बाद का पार्ट होगा। अभी आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल को अगर देखा जाए जो कि यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, पूरे नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो पूरा नर्वस सिस्टम जो टिश्यू है वो उसका फॉर्मेशन में बेसिकली नर्व सेल से ही होता है। लेकिन इस नर्व सेल के अलावा यहाँ पर एक और विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जो इस नर्व सेल्स को एक दूसरे के साथ पैक करते हैं। उन सेल्स का नाम भी जानना आवश्यक है। उन सेल को हम लोग बोलते हैं ग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स। मीन्स इस नर्व सेल्स के साथ नर्वस टिश्यू में एक विशेष प्रकार का और सेल्स पाया जाता है, ग्लियल सेल्स। और जो मेजर सेल जो कि सूचनाओं का कंडक्शन अर्थात जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। वो इम्पल्स, वो सिग्नल नर्व सेल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ग्लियल सेल्स सिर्फ इस सेल्स के साथ बधे हुए पड़े रहते हैं और कई ऐसे फंक्शन करते हैं जो हमारी मेमोरी वगैरह से जुड़े हुए हैं। अभी भी ग्लियल सेल्स और नर्व सेल्स के बारे में रिसर्च बहुत कुछ चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10% अभी हमें पता है कि ये इनके फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चरल जानकारी तो लगाया जा सकता है कि 100% लगभग हो गई है, लेकिन इनका जो फंक्शनल है एस्पेक्ट, प्रोसेसिंग जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ग्लियल सेल को बाद में देखते हैं, पहले नर्व सेल्स जो कि बना हुआ है इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। नर्व सेल जो है इसको अगर देखा जाए तो मेनली हम लोग 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, दिस इज बॉडी।
ऑफ सेल, जिसको बोला जाता है साइटोन। क्या बोलते हैं इसको? साइटोन या सेल बॉडी। सेल बॉडी जो होती है, इसमें सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यहीं पर पाए जाते हैं, लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी एपरेटस, ईटीसी, सारी चीजें इसी के अंदर मिलती हैं। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो यहाँ हमको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ग्रैन्यूल्स को बोला जाता है निजल ग्रैन्यूल। निजल ग्रैन्यूल, निजल ग्रैन्यूल। निजल ग्रैन्यूल वास्तव में क्या होते हैं? ये आरएनए के साथ राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स होता है, जो बहुत ही एक्टिव साइट होता है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं। मींस न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल कंपोनेंट है जो एक नर्व सेल से सिक्रीट होता है और दूसरे नर्व सेल के पास जाता है, जिससे सिग्नल वहां तक पहुंचता है। ये सारे के सारे आपके जो केमिकल्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस की साइट है, जहां पर ये बताता है कि एक्टिवली यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे राइबोसोम्स और सारे स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, इन सब की ओरिजिन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और आरएनए की सिंथेसिस आप जानते हैं कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस से आरएनए बन करके आता है एमआरएनए, और यहाँ राइबोसोम्स उसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, और आरएनए और राइबोसोम जो है मिल करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जो काफी डार्क स्टेन ले लेता है स्टेनिंग के समय। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मिलता न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, मींस जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल के, वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ पर मिलते हैं? इस सेंट्रल बॉडी पार्ट में मिलते हैं, जिसको हम साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी। इसी तरह से आप बॉडी से निकलते हुए विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस, कई प्रकार के प्रोसेसेस देख रहे हैं। ये प्रोसेसेस जो कि साइटोन या कह सकते हैं बॉडी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो छोटे साइज के, स्मॉलर साइज के हैं, इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लंबा होता है, थोड़ा ज्यादा हिस्टपुस्ट होता है, मोटा तगड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो पहला पार्ट बॉडी से निकले हुए छोटे छोटे कई ढेर सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, मीन्स उनसे खींचा हुआ निकला हुआ पतला रेसे जैसा भाग, ऐसे भाग को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। और जो सबसे लार्जेस्ट लंबा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो बॉडी को पूरे के पूरे नर्व सेल को 3 मेजर भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग हो गया सेल बॉडी, दूसरा भाग हो गया डेंड्रॉन, तीसरा पार्ट हो गया एक्सॉन। ठीक, सेल बॉडी प्रोसेसिंग प्लेस है, मीन्स यहाँ पर जो भी फंक्शन होना है सेल के लिए, वो सारा फंक्शन कहाँ पर होगा? सेल बॉडी में होगा। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? सिग्नल के लिए चीज़ों को बनाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी हम लोग याद करते हैं, जो भी कुछ हमारे ब्रेन में रुकता है मैटर, उस तरह का जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, उस सारी प्रोसेस के लिए भी सेल बॉडी ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो और सेल बॉडी से सूचनाएं क्या होती है? आगे फर्दर प्रोसीड होती हैं। तो आगे इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, जैसे सुई चुभ रही हाथ में तो सिग्नल आएगा डेंड्रॉन से होते हुए बॉडी को, बॉडी से होते हुए फिर नर्व को, और नर्व से होते हुए दूसरी नर्व से, तीसरी नर्व से, चौथी नर्व से होते हुए फाइनली कहाँ पहुंचेगी सूचना? आपके इफेक्टर आर्गन। इफेक्टर आर्गन जो कि इफेक्ट उत्पन्न करने वाला, जिससे क्रिया होने वाला, क्रिया क्या होगी? सुई चुभ रही है तो वहां से हाथ हटाना है, तो हाथ की मसल्स यहाँ पर काम करेंगी, तो इसलिए सूचना कहाँ जानी है?
हाथ की स्केलेटल मसल्स को सूचना जानी है। तो स्केलेटल मसल्स जो है जैसे ही सूचना पाएगी वो रिवर्ट करेगी, अपने आप को खींच लेगी वहां से, सुई के चुभन से हम बच जाएंगे, मीन्स ज्यादा नुकसान होने से हमको बचा लेगा। तो इस तरह से सूचना का देख रहे हैं आप संचालन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सूचना आती है, सूचना को ग्रहण करने का, एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, डेंड्रॉन करता है। कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं, डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्राइट से होते हुए सूचना फिर कहां पर आती है बेटा, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से होते हुए फिर एक्सान की तरफ चली जाती है, ठीक। यहां पर आप देख रहे हैं एक्सान, एक्सान को भी आप मेजरली अगर सोचें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो आगे है, जहां से, जो कि बॉडी से ही ओरिजिनेट हो रहा है, जो बॉडी से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ये साइट, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हिलॉक, इसको क्या बोलते हैं, हिलॉक। तो ये वो साइट होता है जहां पर जो सूचना है, सिग्नलिंग है, वो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका भी डिसीजन इसी जगह पर होता है। मीन्स यहाँ पर ट्रिगरिंग होती है, ट्रिगर मिलता है कि भाई सूचना आगे और सेल को प्रोसीड करनी है या नहीं, ठीक है। सूचना यहाँ से आती है, यहाँ पर डिसाइड होती है, सूचना आगे बढ़ाई जानी है, तो सूचना आगे फिर क्या होती है, प्रोसीड हो जाती है, इस तरह से होते हुए सेल के एंड तक पहुंच जाती है। और सूचना जहां एंड पर पहुंचती है, यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो एंडिंग रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक रीजन। क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक रीजन। सॉरी, प्री सिनेप्टिक रीजन। प्री माने पहले, सूचना लेने से पहले वाला पार्ट, प्री सिनेप्टिक रीजन। तो इस रीजन में क्या होता है, बहुत सारे पाउचेज होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बताया गया कि यहाँ पर बन रहा था, ये यहाँ से प्रोसीड होकर के यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है वेसिकल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ सीक्रेट होते हैं, जो कि दूसरे सेल की डेंड्राइट्स, दूसरे सेल की डेंड्राइट्स होती है, उसको क्या करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है, और इसको सिग्नल मिल जाता है कि आपको आगे क्या करना है, सूचना पहुंचानी है, ठीक है। इस तरह से सूचना यदि आगे प्रोसीड हो गई हाइलॉक से, तो वो सूचना कहां तक पहुंचेगी, दूसरे सेल के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगी, और फिर इस तरह से दूसरी सेल आगे एक्सान से होते हुए तीसरी सेल को सूचना पहुंचाएगी। इस तरह से सूचना का एक निश्चित दिशा में आवागमन होता है। सूचनाएं हमेशा एक निश्चित दिशा में ही मूव करती हैं। वो दिशा क्या हुआ, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहा एक्सॉन, एक्सॉन से होकर के फिर दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सॉन का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको हम लोग हाइलॉक बोलते हैं, और जो निचला हिस्सा है जिससे होकर के सूचना आगे जाती है, उसको हम प्रीसिनेप्टिक रीजन बोल सकते हैं, और बीच की पूरी एक्सॉन की बॉडी है, ठीक है। इस तरह से एक्सॉन के भी हम पार्ट कर सकते हैं, बाकी ये सब एक्सॉन ही कहा जाता है, इतना पॉइंट, ठीक है। डेंड्रॉन का काम क्या है, सूचना को एक्सेप्ट करना, मीन्स सूचनाओं को ग्रहण करना, ये इसका काम है। इसके बाद सूचना ग्रहण हुई, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हाइलॉक में ये डिसीजन लिया जाता है कि सूचना आगे जानी है या नहीं जानी है, ठीक है। सूचना जब आगे जानी है, सूचना आगे भेजी जाएगी, सूचना दूसरे सेल को, सेल के डेंड्राइट को कौन पहुंचाएगा, प्री सिनेप्टिक रीजन के द्वारा पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, नर्व सेल का, ठीक है। इस नर्व सेल पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनाए गए हैं। ये जो सेल है, एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो पूरे एक्सॉन को चारों तरफ से लपेटती है और इसके ऊपर एक कवर का निर्माण करती है, सीथ का निर्माण करती है। मीन्स ये अगर नर्व सेल है, नर्व सेल का ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ एक सेल्स होती है जो इसके चारों तरफ क्या करती है, रैप करती है, कई बार लपेटने का काम करती है मेम्ब्रेन की, मीन्स इसके ऊपर मेम्ब्रेन की रैपिंग करती है। तो इससे जो मेम्ब्रेन होती है वो इंसुलेटेड हो जाती है, तो ये इंसुलेशन का काम करती है, जिससे कि सूचनाएं तेजी से आगे पहुंच सकें।
तो ये जो सेल होती है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं इसको? स्वान सेल। इसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। ठीक है, डबल एन होगा स्वान सेल। स्वान सेल में न्यूक्लियस भी है, देखिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सेल है। ये इंडिविजुअल सेल क्या करती है, इसी तरह ढेर सारी इंडिविजुअल सेल्स पूरा, क्योंकि डेंड्रान एक धागे की तरह बहुत ही लंबी संरचना है, उस लंबी संरचना के ऊपर पूरी एक्जाम को क्या करना है, बीच बीच में इंसुलेट करना है। इसलिए इनके चारों तरफ ये क्या कर रही है, शीथ को वरैप कर रही है, मेम्ब्रेन को वरैप कर रही है। ये मेम्ब्रेन जो है माइलिन नाम का लिपिड लिए होती है, माइलिन नाम का लिपिड रखती है। बहुत ज्यादा कंपोनेंट पाया जाता है उस शीथ में, मेम्ब्रेन में माइलिन, जो कि इंसुलेशन का काम करती है। लिपिड जो है ये क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है। इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। ठीक है, तो करंट जो पास होती है वो क्या करती है, इन खाली जगहों से होकर के पास करती है। जो आप बीच में खाली जगह देख रहे हैं, जहां पर क्या नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, अर्थात स्वान सेल नहीं है। तो जो ऐसी जगह, जो खाली जगह आप देख रहे हैं जहां पर क्या है, माइलिन शीथ नहीं बनाई गई है, वहां पर गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसी को बोला जाता है, ये विशेष स्ट्रक्चर जो खाली यहां पर सिर्फ क्या आप देख रहे हैं, आप सिर्फ यहां पर एग्जाम का ही पार्ट है। क्या है, सिर्फ प्लेन एग्जाम है। बाकी और सब जगहों पे क्या देख रहे हैं, माइलिन शीथ की कवरिंग है। ठीक है, तो इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं, जहां पे सिर्फ एग्जाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे लिख रहे हैं, नॉड ऑफ रनवियर। नॉड ऑफ रनवियर। तो रनवियर क्या है, नॉड ऑफ रनवियर, जो बीच बीच में दो वरैपिंग रीजन है, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, स्वान सेल के द्वारा बनाए गए हैं। माइलिन शीथ जहां पर वरैप है, दो माइलिन शीथ वरैप कर रही है, वहां पर बीच में खाली जगह है। ये सब खाली जगह क्या नाम से जानी जाती है, नॉड ऑफ रनवियर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये इतने विशेष स्ट्रक्चर रहे, फिर इसको रिवाइज करते हैं। मेन पार्ट बॉडी साइटॉन, साइटॉन से निकले हुए बहुत सारे प्रोसेसेस, जिसमें स्मॉलर प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स कहलाते हैं। जो लॉन्गर और काफी लार्जर साइज का होता है उसको हम एक्जाम बोलते हैं। एक्जाम के ऊपर स्वान सेल माइलिन शीथ की रैपिंग करता है, और माइलिन शीथ पूरी की पूरी कवर करती है। बीच बीच में कुछ खाली जगह होती है जहां पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं नॉड ऑफ रनवियर। ठीक, सूचना जो है डेंड्रान के द्वारा ली जाती है और इसको बॉडी प्रोसेस करती हुए आगे बढ़ाती है, और फिर यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं हाइलॉक, ठीक है, दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट या स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर डिसीजन होता है कि सूचना आगे पहुंचाई जाएगी कि नहीं, ये सूचना आगे पहुंचाई जाती है। और फिर ये लास्ट पार्ट जो एग्जाम का होता है, जिसको हम प्री सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं, प्री सिनेप्टिक पार्ट, जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का कलेक्शन होता है। वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन का काम करता है, जहां तक सूचनाएं पहुंचती हैं, फिर यहां से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, अगले नर्व सेल को देता है, अगली नर्व सेल का डेंड्राइट इसको एब्जॉर्ब करता है, फिर वो अगली को सूचना पहुंचाएगा। इस तरह से सूचनाओं का आवागमन होता रहता है। ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में था कि नर्व सेल कैसी होती है। नर्व सेल के अलावा दूसरी सेल की हमने चर्चा किया था, जिसको हम लोगों ने बोला था ग्लियल सेल। तो ग्लियल सेल जो थी बेटा, ग्लियल सेल ये इन्हीं सेल को पैकिंग करने का काम करती है। ठीक है, तो ग्लियल सेल का ही एक टाइप है स्वान सेल। तो ग्लियल सेल भी कई प्रकार की होती हैं, ओलिगोडेंड्राइट सेल, ठीक है, तो ओलिगोडेंड्राइट सेल और स्वान सेल, ये दो सेल हैं। ओलिगोडेंड्राइट सेल्स जो होती हैं, जो आप बॉडी देख रहे हैं, यहाँ बॉडी के ऊपर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी को छोड़ करके जितना भी एक्सॉन है उसको वरैप करने का काम ओलिगोडेंड्राइट सेल करती है। ठीक है, जो स्वान सेल की ही दूसरी तरह से माने कह सकते हैं, उसी का एक स्वरूप है। वहां पर वही माइलिन शीथ का जमाव करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में करता है ये स्वान सेल वाला काम। मीन्स जो वहां पर एक्सॉन्स हैं आपके ब्रेन में, उनको वरैप करने का काम कौन करेगा, ओलिगोडेंड्राइट सेल्स, नाम लिख दे रहा हूं, ओलिगोडेंड्राइट
डेंड्राइट सेल। ठीक है, ये भी एक टाइप है किसका, ग्लियल सेल का। ये क्या है, एक टाइप है किसका, ग्लियल सेल का। और ग्लियल सेल का दूसरा टाइप कौन है बेटा, स्वान सेल। दूसरा सेल का टाइप क्या है, स्वान सेल। ये क्या काम करता है, जो पेरीफेरल टिश्यूज होते हैं, ध्यान से समझना, पेरीफेरल टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ दीजिए, बाकी और जो अन्य पार्ट्स में नर्व्स जाती हैं उनको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वहां पर जो एग्जाम्स होते हैं, वहां की सेल्स के एग्जाम्स को रैप करने का काम कौन करता है, स्वान सेल करती है। ठीक है, तो स्वान सेल के द्वारा यहाँ पर माइलिन शीथ का निर्माण किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर माइलिनेशन का काम या माइलिनेट करने का काम कौन करता है, ओलिगोडेंड्राइट सेल्स करती हैं। ठीक है, थैंक यू, एलाटा।